बच्चों इसी तरह से जब हम एल्केन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के द्वारा 423 केल्विन से लेकर 698 केल्विन के मध्य कराते हैं तो एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु का नाइट्रो NO2 समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है और हमें नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जब हम एल्केन की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो एल्केन के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन सल्फोनिक ग्रुप यानी कि SO3 के द्वारा हो जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम एथेन की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो हमें एथेन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। इस तरह से हम एल्केनों के हाइड्रोजन को क्लोरीन के द्वारा या सल्फोनिक ग्रुप के द्वारा या नाइट्रो समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करके विभिन्न प्रकार के यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम एल्केनों की दूसरी अभिक्रिया देखते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, दहन अभिक्रिया। जब एल्केनों की क्रिया वायु अथवा ऑक्सीजन के द्वारा कराई जाती है तो इनका पूर्ण दहन होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनती है तथा बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है और इसी ऊष्मा का उपयोग हम अपने वाहनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में करते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम मीथेन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा के साथ कराते हैं तो इसका संपूर्ण दहन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं तथा 890 किलो जूल पर मोल ऊष्मा निकलती है। इसी तरह से यदि हम ब्यूटेन जो कि हमारे घरेलू ईंधन LPG का एक घटक है, जब हम इसकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जल बनती है तथा 2875 किलो जूल पर मोल ऊष्मा बाहर निकलती है। तो इस तरह से इसी की वजह से हम इसका उपयोग ईंधन के तौर पर करते हैं। बच्चों ये तो है संपूर्ण दहन की बात जो कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में होती है, लेकिन यदि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो तब एल्केनों का अपूर्ण दहन होता है और एक कार्बन कज्जल जिसे हम कार्बन ब्लैक भी कहते हैं वो बनता है, जिसका उपयोग हम स्याही बनाने या वर्णक बनाने के लिए करते हैं। बच्चों ये तो है संपूर्ण और अपूर्ण दहन की बात। इसके अलावा भी एल्केनों की नियंत्रित ऑक्सीकरण क्रियाएं भी होती हैं जिसमें हम भिन्न भिन्न उत्प्रेरकों का उपयोग करके एल्केनों से भिन्न भिन्न प्रकार के यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम मीथेन की क्रिया कॉपर उत्प्रेरक के साथ कराते हैं, ये 523 केल्विन पर तथा 100 वायुमंडलीय दाब पर होती है तो हमें मेथेनॉल प्राप्त होता है। तो इस तरह से मेथेनॉल भी इसमें उत्पादन किया जा सकता है। इसी तरह से जब हम मीथेन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया मैग्नीज ऑक्साइड Mn2O3 के द्वारा करते हैं तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। बच्चों इसी तरह से जब हम एथेन की क्रिया एक दूसरे उत्प्रेरक मैग्नीज एसीटेट के साथ कराते हैं तो हमें एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है, यानी कि एल्केनों के द्वारा हम एथेनोइक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से हम जानते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट एक बहुत अच्छा ऑक्सीकारक होता है और इसी तरह से जब हम एथेन का ऑक्सीकरण पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा कराते हैं तब हमें अल्कोहल प्राप्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम 2-मेथिल प्रोपेन की क्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के साथ कराते हैं तो हमें 2-मेथिल प्रोपेन 2-ऑल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो ये है एल्केनों की सारी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। अब आइए चलिए हम एल्केनों की दूसरी अभिक्रियाओं से परिचित होते हैं। बच्चों एल्केनों की एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है समावयवीकरण। समावयवीकरण क्या होता है? ये जिसे हम आइसोमेराइजेशन भी कहते हैं। समावयवीकरण का मतलब है बच्चों किसी एल्केन के एक समावयवी का दूसरे समावयवी में परिवर्तन होना। उदाहरण के तौर पर जब हम नॉर्मल एल्केन की क्रिया लुईस अम्ल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड तथा सांद्र अम्ल HCl के द्वारा करवाते हैं तो हमें समान शाखित श्रृंखला वाले एल्केन प्राप्त होते हैं। जैसे कि जब हम नॉर्मल ब्यूटेन की क्रिया एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड तथा HCl सांद्र HCl के साथ कराते हैं तो हमें
शाखा युक्त आइसोब्यूटेन प्राप्त होता है। इसी तरह से इस अभिक्रिया का उपयोग हम कम शाखित श्रृंखला वाले एल्केनों को अधिक शाखित श्रृंखला वाले एल्केनों में परिवर्तित करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि 2-मेथिल पेंटेन की क्रिया जब एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड तथा सांद्र HCl से कराते हैं तो हमें 2,3-डाईमेथिल ब्यूटेन प्राप्त होता है। और इस तरह से हम एक एल्केनों के नॉर्मल एल्केनों को शाखित श्रृंखला वाले एल्केनों में परिवर्तित कर सकते हैं। बच्चों, एल्केनों की एक और महत्वपूर्ण अभिक्रिया है एरोमेटीकरण, यानी कि एलिफेटिक यौगिकों का एरोमेटिक यौगिकों में परिवर्तन। बच्चों, उच्च ताप एवं उत्प्रेरक की उपस्थिति में 6 या 6 से अधिक कार्बन संख्या वाले नॉर्मल एल्केन विहाइड्रोजनीकृत होकर बेंजीन या उसके व्युत्पन्न में परिवर्तित हो जाते हैं। यह क्रिया एरोमेटीकरण कहलाती है। उदाहरण के लिए, जब हम नॉर्मल हेक्सेन की क्रिया उत्प्रेरकों जैसे कि क्रोमियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड या फिर Al2O3 एल्यूमिना की उपस्थिति में 773 केल्विन टेम्परेचर तथा 10 से 20 वायुमंडलीय दाब पर कराते हैं तो सबसे पहले 2 हाइड्रोजन विमुक्त होकर साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होता है। उसके बाद और आगे गर्म करने पर प्रत्येक कार्बन से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन यानी कि कुल 6 हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं और हमें बेंजीन प्राप्त होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसके द्वारा हम एलिफेटिक एल्केनों को एरोमेटिक कंपाउंड में परिवर्तित कर सकते हैं। बच्चों, इसी तरह से एल्केनों की एक और महत्वपूर्ण अभिक्रिया है भाप के साथ अभिक्रिया। जब हम मेथेन की क्रिया निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वाष्प यानी कि भाप से कराते हैं तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है जिसे हम वाटर गैस भी कहते हैं और इसे सिनगैस भी कहा जाता है क्योंकि इस गैस का उपयोग हम विभिन्न कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण के लिए करते हैं। बच्चों, एल्केनों की एक और महत्वपूर्ण अभिक्रिया है तापीय अपघटन। ये अपघटन यानी कि इसमें हम उच्च अणुभार वाले एल्केनों के से छोटे अणुभार वाले एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। तापीय अपघटन, पैरोलिसिस अथवा क्रैकिंग। उच्चतर एल्केन उच्च ताप पर गर्म करने पर निम्नतर एल्केनों या एल्कीनों में अपघटित हो जाते हैं जिसे ताप अपघटन कहते हैं। बच्चों, ताप अपघटन 2 प्रकार से हो सकता है, विहाइड्रोजनीकरण अथवा भंजन। विहाइड्रोजनीकरण में एल्केनों के केवल कार्बन हाइड्रोजन बंध का विदलन होता है जिसके फलस्वरूप केवल एल्कीन बनते हैं, जबकि भंजन में कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन कार्बन बंध में भी विदलन होता है जिसके फलस्वरूप निम्नतर एल्केन तथा एल्कीन बनते हैं। उदाहरण के लिए हेक्सेन जिसका सूत्र होता है C6H14, यदि इसे प्लैटिनम, पैलेडियम अथवा निकेल की उपस्थिति में 773 केल्विन पर गर्म करते हैं तो विहाइड्रोजन पर हेक्सीन बनती है तथा हाइड्रोजन बाहर निकलता है, जबकि यदि इसका भंजन होता है तब ब्यूटीन और एथेन का मिश्रण प्राप्त होता है अथवा प्रोपीन, एथेन तथा मेथेन का मिश्रण प्राप्त होता है। तो बच्चों, इस तरह आपने एल्केनों की बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाओं को जाना। अब इसके बाद हम असंतृप्त यौगिकों के बारे में जानेंगे।